Hello student, this is part B, unit 6, chapter name cash flow statement, accounting standard 3. AS means accounting standard 3. First of all, I will show you the format of cash flow statement. But before that, already I have provided 2-3 videos related to this chapter cash flow statement. Okay, so again I will explain this chapter and also related to practicals. But before that, everybody knows that what is cash flow statement. Cash flow statement is a statement which shows inflow and outflow of cash during an accounting period. कैश फ्लो स्टेटमेंट ऐसा एक स्टेटमेंट है जो कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दिखा रहा है, ठीक है, या दिखाता है, और उसका एक हम लोग एक स्टेटमेंट बना लेता है. कैश का जो इनफ्लो हो रहा है, बिजनेस में जो कैश आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, बिजनेस से जो कैश जा रहा है या खर्चा हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, उसका एक स्टेटमेंट हम लोग बना लेता है जिसको बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो वो कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसका हम लोग 3 एक्टिविटीज में शो करता है. ओके, देयर आर 3 एक्टिविटीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, थर्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सो रिलेटेड टू ऑल दिस एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड. ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स डे टू डे एक्टिविटीज और द मेन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस. बिजनेस के जो मेन एक्टिविटीज होता है, जैसे गुड्स को सेल करना है ना, तो गुड्स को सेल करने से क्या हो रहा है, पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है. याद रखिए जो चैप्टर है एक कैश का है, तो यहां में हम लोग जो रिप्रेजेंट करेगा वो कैश को रिप्रेजेंट करेगा. ओके, तो गुड्स को बेचने से, गुड्स बिजनेस का जो मेन एक्टिविटीज होता है वो गुड्स को सेल करना, तो गुड्स को सेल करेगा तो कैश आएगा, तो ये हो गया कैश इनफ्लो. गुड्स को परचेज करना पड़ेगा, तो गुड्स को अगर परचेज करेगा तो कैश जाएगा, तो कैश आउटफ्लो. राइट, कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, और फिर टैक्स भी हम लोग को ईयरली पेमेंट करना पड़ता है, ये भी मेन एक्टिविटीज है. तो ऑल दिस आर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ओके, नेक्स्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जहां में फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया जाता है या परचेज किया जाता है, उसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलते हैं. ओके, और नेक्स्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. तो अभी जितना सारा जो एसेट्स को हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है ना, पैसा कहाँ से अरेंज होगा, तो जहां से पैसा अरेंज होता है उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बोला जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट आई विल शो यू द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड. पॉइंट नंबर ए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्या क्या आइटम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू सी हियर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट यू हैव टू राइट, नेट प्रॉफिट. तो क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी नेट प्रॉफिट डायरेक्ट दिया होता है. अगर डायरेक्ट दिया होता है तो डायरेक्ट लिख देना आउटर कॉलम में, लेकिन कभी कभी नेट प्रॉफिट डायरेक्ट नहीं दिया होता है, तो उस केस में क्या करना है, तो उस केस में नेट प्रॉफिट हम लोग जब फाइंड आउट करेगा, तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट जब करेगा तो उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस. ठीक है, नेट प्रॉफिट का वैल्यू अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं दिया होगा तो फिर क्लोजिंग सरप्लस और ओपनिंग सरप्लस दिया होगा. जो कंपनी का जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, ठीक है ना, उसी का प्रॉफिट दिया होता है क्वेश्चन में. तो एक होता है अगर ईयर का बिगिनिंग है तो उसको ओपनिंग सरप्लस बोला जाता है, ईयर का एंड में अगर सरप्लस दिया तो उसको क्लोजिंग सरप्लस बोला जाता है. ठीक है, तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस दोनों को डिडक्ट करने से नेट प्रॉफिट निकल जाएगा. ठीक है, तो फिलहाल वो तो हम सॉल्यूशन का टाइम में एक्सप्लेन करेगा अच्छा से. ठीक है, तो सबसे पहले जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को कैलकुलेट किया जाएगा तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखा जाता है. इसका बाद उसका साथ कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है. ठीक है, उसको हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस बोलता है, या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोला जाता है. तो उसका कुछ एडजस्टमेंट होता है. ठीक है, तो उसका कुछ एग्जांपल्स देखो यहाँ में, जैसे डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन यहाँ में क्या है, डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा. उससे पहले देखो यहाँ में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स.
तो जो नेट प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट और टैक्स से पहले है नेट प्रॉफिट, तो इसका भी एक कैलकुलेशन होता है, ठीक है। वो भी हम सेपरेटली दिखाएगा तुम लोग को सोल्यूशन में, ठीक है, किस तरह नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ओके, तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन होने से ऐड करेगा, गुडविल रिटर्न ऑफ होने से ऐड करेगा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होने से ऐड करेगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब क्या है? तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब है जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते समय जो खर्चे होते हैं ना, उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। तो बहुत सारा फॉर्मेलिटीज करना पड़ता है उसमें, जैसे लीगल चार्जेस देना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन फी देना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, पैसा खर्चा होता है ना, तो उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है, ठीक है। बिजनेस का स्टार्टिंग में जो खर्चा होता है उन सारा खर्चा को प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बोला जाता है। नेक्स्ट है अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन होने से ऐड करेगा, ठीक है ना। तो अंडरराइटिंग का मतलब क्या, अंडरराइटिंग कमीशन का मतलब क्या है, जो शेयर्स वगैरह डिवेंचर्स वगैरह बेचने पर ब्रोकर को जो हम कमीशन देते हैं ना, उसको अंडरराइटिंग कमीशन बोला जाता है। सर शेयर और डिवेंचर क्या है, तो ये चैप्टर हमने अभी तक दिखाया नहीं, तो उसमें हम एक्सप्लेन करेगा अच्छा से, ठीक है, डिटेल में। शेयर का एक सेपरेट चैप्टर है, डिवेंचर का एक सेपरेट चैप्टर है, ओके। इस चैप्टर का बाद शायद दिखाएगा। नेक्स्ट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, ठीक है ना। डिवेंचर इश्यू करते समय अगर डिस्काउंट है तो प्लस होगा। फिर अगर यहाँ में देखो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते समय अगर लॉस हो गया तो वो प्लस होगा, और अगर फिक्स्ड एसेट्स को सेल करते समय प्रॉफिट हो गया तो इसको माइनस किया जाएगा। तो ये सब कैलकुलेट करने के बाद जो हमें टोटल आएगा, इस टोटल का नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। इसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये जो वर्किंग कैपिटल चेंजेस है इसका कुछ कैलकुलेशन है यहाँ में, देखो जैसे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज है, तो क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स अगर इंक्रीज हुआ तो माइनस करेगा, अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो प्लस करना पड़ेगा। इसी तरह करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे होता है वो हम सोल्यूशन में बोलेगा। इस तरह तुम सबको प्लस माइनस करने के बाद यहाँ में जो टोटल आएगा, इस टोटल का नाम हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद लास्ट में जाके अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड लिखा है तो टैक्स पेड यहाँ में डिडक्ट करना पड़ेगा। करने के बाद जो अमाउंट निकल कर आएगा वो हो गया नेट कैश फ्रॉम या ऑब्लिक यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आंसर प्लस में आया तो फ्रॉम लिखना, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर आंसर माइनस में आया तो लिखना नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसी तरह ये तो होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिलहाल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सोल्यूशन तुम लोग को दिखाएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या होता है देखो यहाँ में। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया तो माइनस होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट्स को अगर सेल कर दिया तो प्लस होगा। डिविडेंड रिसीव प्लस होगा, रेंट रिसीव प्लस होगा, इंटरेस्ट रिसीव प्लस होगा। तो सारे डिविडेंड क्या है तो ये भी हम एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और पैसा कहाँ कहाँ से अभी आता है, ठीक है ना, अरेंज होता है। तो देखो इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर, शेयर को इश्यू कर दिया, डिवेंचर को इश्यू कर दिया तो प्लस होगा। शेयर डिवेंचर का चैप्टर सेपरेटली वो हम एक्सप्लेन वहां में करेगा, ठीक है। फिर लोन फ्रॉम बैंक, अगर बैंक से लोन लिया तो प्लस। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर को रिडम्पशन कर दिया तो माइनस। रिडम्पशन क्या है, रिडम्पशन का मतलब है रिटर्न, ठीक है। ये भी अलग से चैप्टर है। फिर लोन पेड, अगर लोन पे कर दिया तो माइनस, इंटरेस्ट पे कर दिया तो माइनस, डिविडेंड पे कर दिया तो माइनस। तो ये सब हो गया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इस तरह हम लोग को प्लस माइनस करके टोटल कर देना है, ओके। तो दिस इज अबाउट द फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये फॉर्मेट का बात किया हमने, अभी इससे रिलेटेड हम सॉल्यूशन दिखाएगा, ठीक है। तो फॉर्मेट को अच्छे से थोड़ा याद कर लेना, ओके। तो नाउ आई विल शो यू द कैलकुलेशन, बट बिफोर दैट हमने क्या बोला था, ये हमें जो नेट प्रॉफिट है इस नेट प्रॉफिट के बारे में कुछ हम बोलेगा, ठीक है। तो देखो यहां में नेट प्रॉफिट, अभी नेट प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में ना दिया हो डायरेक्टली
तो इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा, सरप्लस का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, क्लोजिंग सरप्लस का मतलब है जब ईयर का एंड में जो सरप्लस होता है उसको क्लोजिंग सरप्लस बोला जाता है। ओपनिंग सरप्लस का मतलब है जब ईयर का बिगिनिंग में। ठीक है, या जैसा मान लो क्लोजिंग सरप्लस मतलब करंट ईयर का और ओपनिंग सरप्लस लास्ट ईयर का। ठीक है, वो क्वेश्चन देखने से पता चल जाएगा। तो इसी तरह हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेगा। ठीक है, इसके बाद इस नेट प्रॉफिट के साथ 4 आइटम ये हम लोग को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, 4 आइटम क्या क्या है तो सुनो। अभी हम जो सोल्यूशन दिखाएगा ये पहले इस पार्ट को हम दिखाएगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देगा। तो इसके बाद इसके 4 आइटम हम लोग को ऐड करना पड़ता है। सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, या जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ये कैसे किया जाता है वो हम दिखाएगा। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमेशा करंट ईयर का होता है, तो प्रपोज डिविडेंड क्या है वो भी हम एक्सप्लेन करेगा। इंटरिम डिविडेंड देने से क्वेश्चन में ए बी प्लस होगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देने से ए बी प्लस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जैसा ये जो हमने यहां में डिविडेंड का बात किया, डिविडेंड सर डिविडेंड का मतलब क्या है तो सुनो। अभी डिविडेंड मीन्स अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, गिवन टू शेयर होल्डर्स। तो डिविडेंड का मतलब है वो प्रॉफिट जो शेयर होल्डर को दिया जाता है। शेयर होल्डर माने कंपनी का जो ओनर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, उन लोगों को शेयर होल्डर्स बोला जाता है। ठीक है, अभी देखो जैसा मान लो यहाँ में बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, और यहाँ में एक कंपनी है। अभी ये जो लोग है, ये लोग इस कंपनी का शेयर परचेज करना चाहता है। शेयर क्या है वो हम बाद में एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, एक लोग इस कंपनी में पैसा लगाएगा। ठीक है, तो परचेज शेयर। अभी जब एक लोग जब इस कंपनी में पैसा लगाए तो इन लोगों को बोला जाएगा इन्वेस्टर्स। ठीक है, ये इन्वेस्टर जब इस कंपनी में पैसा लगाएगा तो कंपनी क्या करेगा, ये पैसा बाहर में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और प्रॉफिट कमाएगा। जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट इन लोगों को मिलेगा। ठीक है, इसी को डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, जो प्रॉफिट इन लोगों को बांटा जाएगा उसको डिविडेंड बोला जाता है। ओके, और ये जो लोग है, ये जो इन्वेस्टर्स है, इन्होंने जो कंपनी में पैसा लगाया है, इन लोगों को बोला जाता है शेयर होल्डर्स, कंपनी का मालिक। ठीक है, फिर यहाँ में देखो जब ये जो लोग हैं इन्वेस्टर्स है, ये जब कंपनी का शेयर परचेस करता है। ठीक है ना, तो शेयर फिर 2 टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो हम सेपरेटली तुम लोग को समझाएगा उस चैप्टर में, शेयर का चैप्टर में, क्या है इक्विटी शेयर, क्या है प्रेफरेंस शेयर, क्या है शेयर। ठीक है ना, अभी देखो यहाँ में तो डिविडेंड का मतलब समझ में आ गया। अभी देखो जैसा मान लो यहाँ में ये देखो हमने एक बनाया है। यहाँ में ये मान लो ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2019 और ये हो गया 31 दिसंबर 2019। हम लोग जब प्रॉफिट फाइंड आउट करता है तो हम लोग तो ईयर का एंड में फाइंड आउट करता है ना। नहीं, जब ईयर का एंड में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाता है शेयर होल्डर का बीच में। ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड, या इसको फाइनल डिविडेंड भी बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर प्रॉफिट ईयर का बीच में डिवाइड कर दिया तो उसको हम लोग इंटरिम डिविडेंड बोला जाता है। क्या डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन डिविडेंड के बारे में। ठीक है, तो यहां में जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया, सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। इसके बाद इस नेट प्रॉफिट के साथ ये 4 आइटम ऐड होगा। ठीक है, और 4 आइटम को ऐड करने के बाद जो यहां में टोटल निकल कर आएगा वो हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ओके, तो इसका एक सोल्यूशन हम लोग देखता है, सिंपल सोल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां में क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2014 एंड 2013। ठीक है, 2 ईयर दिया हुआ है, यहाँ में 2 ईयर का बैलेंस शीट दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं यहाँ में क्या लिखा है, पार्टिकुलर्स 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2013। ये हो गया हम लोग का करंट ईयर, ये हो गया हम लोग का लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर। ओके, तो अभी देखो यहाँ में सबसे पहले देखो हमने सरप्लस का बात किया था। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम लोग जब कंपनी में जब हम लोग प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट करता है तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसका फॉर्मेट भी हमने तुम लोगों को ऑलरेडी दे चुका है। जो चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हमें हम देखा चुका है। ठीक है, वो फॉर्मेट अच्छे से देख लेना। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जो सरप्लस दिया जाता है, ठीक है ना, वो सरप्लस देखो यहाँ में 2 बैलेंस शीट है।
2 ईयर का दिया हुआ है बैलेंस, तो यहाँ में जो एक करंट ईयर है ये हो गया क्लोजिंग सरप्लस, और यहाँ में जो प्रीवियस ईयर क्या है ये हो गया ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ में प्रोपोज डिविडेंड दिया है, तो प्रोपोज डिविडेंड देखो करंट ईयर क्या दिया है और प्रीवियस ईयर क्या दिया है। इसी तरह नेक्स्ट क्या दिया हुआ है यहाँ में डिविडेंड पेएबल, तो डिविडेंड पेएबल करंट ईयर का नहीं है, प्रीवियस ईयर क्या दिया हुआ है। ठीक है, प्रिपेयर द नोट टू शो द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन देखो किस तरह किया जाता है। सबसे पहले देखो सोल्यूशन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ये हो गया करंट ईयर का, ये हो गया प्रीवियस ईयर का, तो जो करंट ईयर का होता है ये हो गया क्लोजिंग सरप्लस, और ये जो प्रीवियस ईयर का हुआ ये हो गया ओपनिंग सरप्लस। तो यहाँ में देखो क्लोजिंग सरप्लस कितना है 10 लाख, तो यहाँ में 10 लाख लिख दिया। ठीक है ना, और यहाँ में ओपनिंग सरप्लस कितना है 5 लाख, तो यहाँ में 5 लाख लिख दिया, तो 10 लाख माइनस 5 लाख तो 5 लाख हो गया। ये हो गया नेट प्रॉफिट। अभी इसके साथ 4 आइटम ऐड करना है, तो सबसे पहले लिख दो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर, ये 4 आइटम पहले लिख लो। लिखने का बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसा है, तो देखो अभी यहाँ में क्वेश्चन में रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं, तो इसको छोड़ दो। प्रोपोज डिविडेंड, तो प्रोपोज डिविडेंड का मीनिंग समझा दिया हमने, और प्रोपोज डिविडेंड कौन सा ईयर का लेना है, करंट ईयर का, तो ए हो गया करंट ईयर। देखो 2014 और यहाँ में 2013, तो 2014 हो गया करंट ईयर, 2013 हो गया प्रीवियस ईयर। तो हम लोग को प्रोपोज डिविडेंड जो लेना है वो हमेशा याद रखना करंट ईयर का लेना है, तो करंट ईयर का कितना है 4 लाख। ठीक है ना, तो यहाँ में प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर का 4 लाख लेना है। ठीक है, यहाँ में 1 जीरो और होगा। ठीक है, 4 लाख। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड, क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 2 ही आइटम दिया हुआ था इस 4 आइटम का अंदर में, तो दोनों को प्लस कर दो, टोटल हो गया 9 लाख, तो ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ में क्या लिखा है, फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड। ठीक है, अभी एक बात याद रखना हमेशा, हमने जैसा बोला था कि यहाँ में देखो शेयर 2 टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर। ठीक है ना, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। अभी यहाँ में देखो क्या है, जो इक्विटी वाला है इन दोनों को क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। ठीक है ना, इन दोनों को डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट जो इन्वेस्टर के बीच में डिवाइड किया जाता है उसको डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिलता है डिविडेंड। अभी बात तो क्या है, देखो जो इक्विटी वाला है और यहाँ में जो प्रेफरेंस वाला है दोनों को डिविडेंड मिलता है, लेकिन प्रेफरेंस वाला जो है इसका डिविडेंड हमेशा फिक्स्ड होता है। क्या होता है, फिक्स्ड होता है डिविडेंड। ठीक है, प्रॉफिट फिक्स्ड होता है इन लोगों को। तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो प्रेफरेंस वाला का परसेंट देता है कि आपका इतना परसेंट डिविडेंड फिक्स्ड है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल लाइक 10% दे दिया, 20% दे दिया, जो भी दे दिया, तो ये जो परसेंट है ये हो गया फिक्स्ड डिविडेंड। इस परसेंट को हम लोग कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेट करके जो अमाउंट निकल कर आएगा वो हो जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन इक्विटी वाला जो है वो फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है। तो क्वेश्चन में तुमको इक्विटी वाला का डिविडेंड बोल दिया होगा। ठीक है, लेकिन प्रेफरेंस वाला का डिविडेंड नहीं बोलेगा, वो परसेंट में बोल देगा, हम लोग को परसेंट कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो अभी देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। जैसे देखो यहाँ में इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, यहाँ में 31 मार्च 2014 है और यहाँ में 31 मार्च 2013 है। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, यहाँ में 8 लाख और यहाँ में भी 8 लाख। इसी तरह 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अभी देखो प्रेफरेंस आ गया। ठीक है ना, प्रेफरेंस आ गया, तो 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ में है करंट ईयर में कितना 6 लाख और प्रीवियस ईयर का भी 6 लाख। ओके, तो यहाँ में प्रेफरेंस वाला का देखो परसेंट मेंशन कर दिया, लेकिन इक्विटी वाला का परसेंट मेंशन नहीं किया। ठीक है ना, नेक्स्ट सरप्लस दिया हुआ है, तो सरप्लस तो हमने बोल दिया था बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो हम लोग को क्या करना है, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, दोनों को माइनस कर देना है, तो नेट प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोपोज डिविडेंड, तो प्रोपोज डिविडेंड देखो इक्विटी, ये जो इक्विटी का डिविडेंड हमने बोला था ना मेंशन कर देगा, तो प्रोपोज डिविडेंड इक्विटी शेयर कैपिटल, इन इक्विटी वाला का डिविडेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो 1,60,000 और यहाँ में 1,20,000। तो हम लोग को जो डिविडेंड लेना है वो हमेशा प्रोपोज डिविडेंड हमेशा कौन सा ईयर का होगा, करंट ईयर का होना चाहिए। ठीक है ना, तो देखो अभी सोल्यूशन, और यहाँ में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इंटरिम डिविडेंड, तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ रुपीज कितना दिया हुआ है 40,000 ऑन इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और
was paid show net profit before tax and extraordinary items। तो इसको कैसे कैलकुलेशन करना है? सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करना है? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो देखो इस क्वेश्चन में देखो सरप्लस दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ में सरप्लस दिया हुआ है। तो सरप्लस यहाँ में देखो जो करंट ईयर है 2014, ये हो गया हम लोग का क्लोजिंग सरप्लस 7,20,000, और ये प्रीवियस ईयर है तो प्रीवियस ईयर के जो सरप्लस दिया है ये हो गया हम लोग का ओपनिंग सरप्लस, ठीक है। तो क्लोजिंग सरप्लस से क्या करना है? ओपनिंग सरप्लस को माइनस कर देना है। तो इस तरह देखो 7,20,000 माइनस कितना हो गया? 4 लाख। तो 7,20,000 माइनस 4 लाख मतलब 3,20,000 हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का नेट प्रॉफिट। अभी 4 आइटम ऐड कर दो। हमेशा याद रखो इस नेट प्रॉफिट के साथ 4 आइटम ऐड होगा, ठीक है ना। सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन में प्रेफरेंस था तो प्रेफरेंस डिविडेंड होगा, इंटरिम डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। फिर से इस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ है तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट है प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड किसका है? डिविडेंड दोनों का होता है, जैसा एक इक्विटी का होता है और प्रेफरेंस का होता है। तो इक्विटी का डिविडेंड क्वेश्चन में मेंशन किया होगा। तो देखो ये हमें प्रपोज डिविडेंड इक्विटी वाला का देखो इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है, तो ये हमें कितना लिखा है? एक हो गया करंट ईयर 2014 हम लोग के लिए करंट ईयर हो गया। तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा करंट ईयर के लेना है। तो कितना लेना है? 1,60,000। तो ये हमें देखो प्रपोज डिविडेंड इक्विटी वाला का कितना लिखा है? 1,60,000, ठीक है। इसी तरह अभी और एक डिविडेंड बाकी है प्रेफरेंस वाला का, ठीक है ना। ये हमें जो प्रेफरेंस है तो ये हमें प्रेफरेंस देखो जो परसेंट दिया है इस परसेंट को कैलकुलेट करके हम लोग डिविडेंड फाइंड आउट करेगा, ठीक है। तो डिविडेंड जो है चाहे वो प्रेफरेंस वाला का हो चाहे वो इक्विटी वाला का हो, हमेशा करंट ईयर का होगा प्रपोज डिविडेंड, ठीक है ना। तो यहाँ में करंट ईयर कितना है? देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख है, तो इस 6 लाख का ऊपर 10% कैलकुलेट होगा तो ये प्रेफरेंस का डिविडेंड हो जाएगा। तो देखो ये हमें प्रेफरेंस हम क्वेश्चन में लिखा है प्रेफरेंस 6 लाख करंट ईयर का लेना है और 10% बोला है, 10% कैलकुलेट करो तो 60,000 निकल कर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड। तो क्वेश्चन का नीचे में लिखा हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इंटरिम डिविडेंड कितना है? 40,000। तो ये हमें इंटरिम डिविडेंड 40,000 लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दिया हुआ था तो इसको छोड़ दो। तो इस तरह इन तीनों को हम लोग प्लस कर लेगा तो टोटल आ गया 5,80,000। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमने 2 क्वेश्चन अभी दिखाया। तो किस तरह कैलकुलेट किया जाता है नेट प्रॉफिट को, और नेट प्रॉफिट के साथ ये 4 आइटम हमेशा ऐड होता है। जो जो पॉइंट दिया होगा तुम वो पॉइंट लिख देना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ में हम लोग को मालूम है बैलेंस शीट, वो जो कंपनी का कंपनी एक्ट 2013 न्यू बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो हमने ऑलरेडी तुम लोग को ये दे चुका था न्यू बैलेंस शीट पढ़ने के लिए, वहां से सॉल्व भी कराया था। तो उसी का ही एक पार्ट है। देखो बैलेंस शीट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ में सबसे पहले लिखा है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का अंडर में क्या लिखा है? जनरल रिजर्व और सरप्लस लिखा है, ठीक है। और यहाँ में देखो 2015 और यहाँ में 2014। तो 2015 हम लोग के लिए हो गया करंट ईयर और 2014 हो गया हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो जनरल रिजर्व यहाँ में 2015 का 1 लाख दिया हुआ है, 2014 का 70,000 दिया हुआ है। नेक्स्ट सरप्लस है, तो सरप्लस करंट ईयर का भी दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह देखो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। तो यहाँ में लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के अंडर में क्या आता है? प्रोविजन फॉर टैक्स आता है और प्रपोज डिविडेंड आता है, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का भी है, प्रीवियस ईयर का भी है। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का भी है, प्रीवियस ईयर का भी है। इसको सॉल्व कैसे करना है? अभी तो देखो सबसे पहले हम लोग को नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो सोल्यूशन देखो यहाँ में सबसे पहले हम लोग क्या लिखा है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट किया जाता है? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। तो देखो ये हमें सरप्लस दिया हुआ है और क्लोजिंग सरप्लस कौन सा वाला होगा? करंट ईयर का होगा। तो ये 2015 हो गया हम लोग के लिए करंट ईयर, तो 2 लाख है, ठीक है ना। 2014 हो गया हम लोग के लिए प्रीवियस ईयर, तो कितना है? 1,20,000। तो क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ये निकल कर आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो देखो ये हमें नेट प्रॉफिट क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, क्लोजिंग सरप्लस 2 लाख और ओपनिंग सरप्लस 1,20,000, ठीक है। दोनों को माइनस कर दिया तो हम लोग का जो वैल्यू निकल कर आ गया वो आ गया 80,000, ओके। अभी इसके साथ 4 आइटम ऐड करना है। सबसे पहले ऐड करना है ट्रांसफर टू रिजर्व या जनरल रिजर्व बोलो, प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का लेना है, इंटरिम डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफर टू रिजर्व। तो ट्रांसफर टू रिजर्व का मतलब क्या है? देखो यहाँ में देखो जनरल रिजर्व, इसको ही रिजर्व बोला जाता है। तो करंट ईयर के कितना है? 1 लाख। प्रीवियस ईयर में कितना था? 70,000। अभी देखो ये ट्रांसफर कैसा होता है। प्रीवियस ईयर में कितना था? 70,000। अभी 70,000 से होकर 1 लाख हो गया करंट ईयर में, ठीक है ना। तो कितना अमाउंट ये हमें ट्रांसफर हुआ है, ठीक है।
दोनों का डिफरेंस कर लो, 30,000 निकल कर आ गया, ठीक है ना। इसी को बोलता है ट्रांसफर टू रिजर्व। तो देखो किस तरह कैलकुलेट किया हमने, यहां में देखो लिखा है ट्रांसफर टू रिजर्व, ठीक है। तो ट्रांसफर टू रिजर्व क्या करना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, हमने फॉर्मेट में दिखाया था क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ट्रांसफर टू रिजर्व कैसे फाइंड आउट करना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस माने करंट ईयर, ओपनिंग बैलेंस मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो यहां में देखो करंट ईयर का कितना है जनरल रिजर्व 1 लाख, इसको क्लोजिंग बैलेंस बोला जाता है। प्रीवियस ईयर का कितना है 70,000, इसको ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। दोनों को माइनस कर दो तो 30,000 ट्रांसफर हुआ प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में, है ना। देखो 70,000 से 1 लाख हो गया, मतलब 30,000 यहाँ में ट्रांसफर हुआ है, तो ये हो गया 30,000। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड। तो देखो अभी प्रपोज डिविडेंड यहाँ में देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड कौन सा ईयर का लेना है, करंट ईयर का लेना है। तो 2015 हो गया हम लोग के लिए करंट ईयर, तो करंट ईयर का कितना है प्रपोज डिविडेंड 40,000 है, तो ठीक है। तो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का हम लोग 40,000 यहाँ में लिख दिया। नेक्स्ट है इंटरिम डिविडेंड। तो क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नहीं है, बैलेंस शीट का अंदर इंटरिम डिविडेंड नहीं होता है, क्योंकि बैलेंस शीट जो है वो ईयर का एंड में बनाया जाता है और ईयर का एंड में हम लोग प्रॉफिट फाइंड आउट करता है, ठीक है ना। लेकिन ये इंटरिम डिविडेंड जो है ईयर का मिडिल में ही हो जाता है प्रॉफिट, तो इसीलिए ये बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाता है, वो बैलेंस शीट का बाहर दिखाया जाता है इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो छोड़ दो इंटरिम डिविडेंड ब्लैंक। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स। अभी प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो हमेशा कौन सा ईयर का लेना है, करंट ईयर का लेना है। तो यहाँ में क्वेश्चन में देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 2015 हम लोग के लिए करंट ईयर, 2014 प्रीवियस ईयर। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर का लेना है, हमेशा करंट ईयर का लेना है। तो कितना है करंट ईयर का 80,000 है, ठीक है ना। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग करंट ईयर का यहाँ में कितना लिख दिया 80,000 लिख दिया, और तो कुछ नहीं है, बस इन चारों को प्लस कर दो तो कितना आ गया 2,30,000। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व किया जाता है। ये हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसका पहला पार्ट जो नेट प्रॉफिट है उसका कैलकुलेशन हम दिखाया अभी तक, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और हम दिखा देता है, देखो यहाँ में एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वाज कितना है 2 लाख है, ठीक है। 2 लाख अमाउंट है आफ्टर डिडक्टिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ₹10,000, ओके। तो स्टूडेंट ये जो नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012 वाज ₹2 लाख। अभी देखो इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट दे दिया, ठीक है ना। अभी क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस करने का जरूरत नहीं है, ये हमें नेट प्रॉफिट का अमाउंट डायरेक्ट दे दिया। फिर क्या लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद ये प्रॉफिट आया, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब समझा दिया था, बिजनेस स्टार्टिंग का टाइम में जो खर्चा होता है उन सारा खर्चा को क्या बोला जाता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कितना दिया इसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 10,000, ठीक है। फिर यहाँ में देखो 31 मार्च 2011 और यहाँ में 31 मार्च 2012, तो यहाँ में कौन सा करंट ईयर हो गया 2012 हम लोग के लिए करंट ईयर हो गया, और यहाँ में 2011 जो है ये हो गया प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी देखो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बोलो या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स बोलो एक ही बात है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा ईयर का लेना है, हमेशा करंट ईयर। तो कौन सा है करंट ईयर 2012 है हम लोग के लिए करंट ईयर। तो ये जो अमाउंट है 15,000 ये वाला लेना है। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड हमें प्रीवियस ईयर क्या दिया हुआ है और नेक्स्ट ईयर करंट ईयर का दिया हुआ है। करंट ईयर हम लोग का 2012 पे। तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन सा ईयर का लेना है, करंट ईयर का लेना है, ठीक है ना। तो 50,000। नेक्स्ट जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व प्रीवियस ईयर का है 40,000 और करंट ईयर का है 60,000। तो जनरल रिजर्व कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ में देखो प्रीवियस ईयर में है 40,000 और करंट ईयर में 60,000। तो यहां से लेकर यहां तक कितना अमाउंट हुआ 40,000 से 60,000 हो गया। तो कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ 20,000 अमाउंट ट्रांसफर हुआ। तो क्या करना है, दोनों को माइनस कर देना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर एक नया पॉइंट अभी मिला, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। कितना अमाउंट दिया है 2,000 अमाउंट दिया है, ओके। तो देखो सबसे पहले यहाँ में सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले देखो नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो यहाँ में 2 लाख लिख दिया। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना 2 लाख, ये देखो 2 लाख डायरेक्ट दिया हुआ था। तो यहाँ में क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस का जरूरत नहीं है और ऐसा भी क्वेश्चन में सरप्लस नहीं है, ठीक है। अभी नेक्स्ट 4 आइटम को ऐड करना पड़ता है। तो सबसे पहले ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कैसे करना है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो देखो यहाँ में रिजर्व का अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस मतलब करंट ईयर का 2012 हम लोग के लिए करंट ईयर है, ठीक है।
तो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग जो ये हमारे प्रीवियस ईयर है, प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट है उसको ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस दोनों को माइनस कर देना है। तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस कर दिया, 60,000 माइनस 40,000 निकल कर आ गया 20,000। ये हो गया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। नेक्स्ट है प्रपोज डिविडेंड। तो प्रपोज डिविडेंड हमेशा कौन से ईयर का लेना है? करंट ईयर का लेना है। तो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर कौन सा हो गया? 2011 हो गया प्रीवियस ईयर और 2012 हो गया करंट ईयर। तो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कितना है? 50,000। तो हम लोग को ये में देखो प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर, CY माने करंट ईयर, 50,000 अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड। तो क्वेश्चन में इंटरिम डिविडेंड नहीं है, तो यहां में इंटरिम डिविडेंड ब्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा ईयर का लेना है प्रोविजन फॉर टैक्स? हमेशा करंट ईयर का। तो प्रोविजन फॉर टैक्स देखो कितना, करंट ईयर ये हो गया प्रीवियस ईयर, ये हो गया करंट ईयर। तो करंट ईयर 15,000। तो ये हमें देखो प्रोविजन फॉर टैक्स 15,000 हो गया करंट ईयर का, ठीक है। अब ये चारों को हम लोग क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो 2,85,000 ये हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ओके। अभी देखो स्टूडेंट, हमने जो फॉर्मेट तुम लोगों को समझाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करने का टाइम में, सबसे पहले नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे फाइंड आउट करना है? 4 आइटम को ऐड करना है, वो हमने दिखा दिया। फिर इस नेट प्रॉफिट के साथ कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है ना, कुछ प्लस माइनस करना पड़ता है। जैसे डेप्रिसिएशन है, गुडविल है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, अंडरराइटिंग कमीशन है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है ना। तो इन सारा आइटम को क्या करना है? ऐड या लेस करना है। तो अगर प्रॉफिट हो गया फिक्स्ड एसेट्स को बेच कर, अगर प्रॉफिट हो गया तो इसको क्या कर देना है? माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये जो जितना सारा आइटम यहाँ में दिया हुआ है, तो इन आइटम में से अभी जो हम क्वेश्चन दिखा रहा था, इन आइटम में से कौन सा आइटम दिया हुआ था क्वेश्चन में? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या करना है? प्लस करना है। अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेच के लॉस हो गया तो प्लस, अगर फिक्स्ड एसेट्स को बेच के प्रॉफिट हो गया तो माइनस, ऑपोजिट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या करना है? प्लस करना है। तो देखो अभी क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, यहाँ में देखो क्वेश्चन में लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स कितना है? 2,000। तो देखो सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट फाइंड आउट किया, इसके बाद 4 आइटम को ऐड किया, करने के बाद 2,85,000 आ गया, हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी इसका बाद ऐड करना है, देखो अभी ये नया पॉइंट आ गया, ऐड करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। हेडिंग में लाइन लिखना है और इसके साथ लिखना है कौन सा वाला? ये जो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या नॉन कैश ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। इन आइटम का नाम है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिखना है, 2,000 लिखना है, इसको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। दोनों को ऐड कर देने से क्या हो जाएगा? 2,87,000 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, इसके बाद कुछ यहाँ में क्या करना है हम लोग को, यहाँ में ये जो ऐड है ये ऐड नहीं होगा, ये होगा लेस, ठीक है। अभी देखो यहाँ में नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर है, वो जो अभी आइटम हमने समझाया था, ये जो आइटम हमने समझाया था, ये जो जितना सारा आइटम है, या हमने फॉर्मेट तुम लोग को ऑलरेडी सेंड कर दिया था, 2-2, 3-3 वीडियो हमने भेजा था, वो हमें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ में जो जितना सारा आइटम एडजस्टमेंट फॉर, यहाँ में जितना सारा आइटम है, इन आइटम को एडजस्ट करना पड़ता है नेट प्रॉफिट के साथ। तो इन आइटम को हम लोग नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलता है, और कुछ आइटम को नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड गेन बोला जाता है, ठीक है। तो कुछ आइटम प्लस होगा और कुछ आइटम माइनस होगा। तो इसी को हम लोग यहाँ में पार्ट कर दिया। तो एक है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक होगा लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ओके। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है इस कैटेगरी का अंडर में आता है, ऐड होगा, तो 2008 कर दिया। और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में नहीं है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, तो इसको छोड़ दो। तो ये नहीं है तो ब्लैंक। अभी क्या करना है, ये तुम लोग का आदत डाल रहा है कैसे करना है, 1 by 1 स्टेप, ठीक है। अभी इन दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद 2,87,000 आ गया, ठीक है। ये हो गया कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड दिया होता तो फिर टैक्स माइनस कर देता है। इस अमाउंट को निकालने के बाद ये मैं माइनस टैक्स पेड लिख के जो माइनस करके जो अमाउंट निकल कर आता वो हो जाता कैश फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही हम दिखाएगा। तो तुम लोग अच्छा से इसको समझना, वीडियो थोड़ा लंबा है और ट्राई करना ये सब समझने का, ठीक है। तुम लोग एक्स्ट्रा से भी खुद को फाइंड आउट करना क्वेश्चन, नेट से निकालना। अगर बुक नहीं है तो नेट से फाइंड आउट कर लेना, अगर क्वेश्चन नहीं है तो हमसे पूछ लेना, ठीक है। हम क्वेश्चन तुम लोग को भेज देगा, ओके। तो ओके देन, थैंक यू।